अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहिल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी। अच्छा जी, सी फैफ सिक्स एडवांस ऑडिट का जो है सेशन शुरू करने जा रहे हैं। मेरे साथ सर हाफिज़ सलमान मौजूद हैं। सर आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी सर। अच्छा जी। मेरे ख्याल से हम सर आपको आवाज़ आ रही है, क्लियर है? मुझे कंफर्म कर दें। जी सर, आवाज़ आ रही है, आपकी क्लियर आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं जी। सी फैब सिक्स एडवांस ऑडिट, जैसा कि आपको आइडिया है कि सर हाफिज सलमान ने अभी रिसेंटली जो है वो हमें ज्वाइन किया है। और माशाल्लाह इससे पहले भी कैफ में जो है काफ़ी लेवल पे जो है वो चीज़ों पे इन्वॉल्व रहे हैं। और अभी सी फैब सिक्स का एक हमारा हेल्प ग्रुप बना था, तो उस टाइम हमें आइडिया हुआ कि बड़ा स्टूडेंट जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं एडवांस ऑडिट को डिफरेंट एंगल से समझने के लिए। और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हमें लगता है कि काम करने की ज़रूरत है। तो मैं सर सलमान का पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। सर हाफिज सलमान जो है माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी। मेरे खुद बीएफडी के स्टूडेंट रहे हैं पास में 2020 में। एंड माशाल्लाह अभी करंटली ही सर्विंग जो है इन इंडस्ट्री, माशाल्लाह इंडस्ट्री में जो है काम कर रहे हैं फाइनेंस में। और इसके साथ साथ जो है टीचिंग भी करते रहे हैं। सीए की टीचिंग 2021 से शुरू की थी। एंड माशाल्लाह ही इज नाउ टॉट मेनी स्टूडेंट्स ऑफ सीए, इनफैक्ट एसीसी एज वेल। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल सर आपने हमें ज्वाइन किया। अ, बाकी एजेंडा आज का हम देख लेते हैं। आज हमारा एजेंडा ये इंट्रोडक्शन होगा, उसके अलावा सिलेबस पे बात करेंगे सर। क्या डिफरेंट है, एक बड़ा ज़बरदस्त सर ने एनालिसिस बनाया, बल्कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। इवन कल मेरी इनफैक्ट रात के 2 बजे भी सर से बात हो रही थी। तो आप यकीन करें कि हम यही बात कर रहे थे कि यार हमारे सेशन में जो है ऐसी क्या चीज़ हो जो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो जाए। तो इनफैक्ट जो लोग सेल्फ स्टडी पे ऑडिट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि आज का सेशन जो है वो बड़ा हेल्पफुल होगा। अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी, तो आप देखें ये एक बड़ा ज़बरदस्त सर ने एक प्लान भी शेयर किया हुआ है। बेहतरीन सा प्लान है कि वेटेज क्या है। फिर एक आवर वाइज पूरा प्लान शेयर किया हुआ है। आप देखें तो बड़ी मेहनत हुई है कि हम कितने घंटे में कोर्स खत्म करेंगे। प्रैक्टिस सेशन को खास तौर पे हाईलाइट किया गया है आपके लिए कि देखें प्रैक्टिस सेशन जो है वो हमारे कितने कितने होंगे, किस किस एरिया के होंगे। आप देखें अगर, तो उसके एक्सपेक्टेड डेट भी है कि भाई हम कोर्स कब तक खत्म कर रहे होंगे। ये नहीं कि हमने आपको जो है ना वो बिल्कुल लास्ट मंथ तक लेके जाना है, नहीं, पूरा हमारे पास देखें अल्हम्दुलिल्लाह डेट वाइज अप्रोच मौजूद है कि हमें किस तरह से लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा होमवर्क करके जो है सर आपके सामने आए हैं। और बहुत मजे की बात यह है कि जो लास्ट मंथ में सर ने क्वेरी रिस्पॉन्ड की, तो उससे एरिया भी आइडेंटिफाई हो गया कि किन एरियाज पे स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ हम और सही लेवल पे काम करें। अच्छा, उसके अलावा आप देखें आइजा वॉल्यूम वन, इस पे आप देखें क्या चीज़ कैफ में थी और क्या चीज़ कैफ में नहीं थी। ये पूरा इन्होंने हाईलाइट आपके लिए कर दिया है कि जो कैफ में था वो हाईलाइट कर दिया, ताकि एक बच्चों को डर होता है ना कि यार मतलब एडवांस ऑडिट में क्या सारा का सारा नया है। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नया है कुछ पुराना है। तो पुरानी बातें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। ये पूरा एक देखें, इस पे डिटेल्ड वर्किंग हुई है, बल्कि समरी बनी हुई है कि जो कॉन्सेप्ट है आइजाज है उसमें कितने आइजा नए हैं, कितने आइजा कैफ में थे, कितने रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स नए हैं, कितने रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कैफ में थे, कितने क्वालिटी स्टैंडर्ड एथिक्स के जो है कैफ में थे, कितने नए हैं, और वॉल्यूम से क्या सीन है। तो पूरा एक समराइज वर्जन आपके सामने मौजूद है। तो आपको नजर आ रहा है कि ऐसे नहीं हुआ कि सर ने मतलब वन फाइन मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया। नहीं, एक पूरा डिटेल्ड होमवर्क जो है वो आपके सामने मौजूद है जी, भाई हम किस तरह लेके चलेंगे। सेम फॉर वॉल्यूम टू एज वेल। वॉल्यूम टू को लोग अक्सर इग्नोर कर रहे होते हैं, इस पर सर बात करेंगे। वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से बच्चे पास नहीं हो पाते। तो वॉल्यूम टू को भी हमने एक अच्छे लेवल पे देखना है, और उसका भी आपके सामने पूरा का पूरा प्लान है। तो ये प्लान देखेंगे सारा मौजूद है। वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू जितने भी चीजें हम देख रहे हैं, ये पूरा ग्रिड ग्रिड वाइज प्लान मौजूद है। देखिए कितना जबरदस्त ऑर्गेनाइज लेवल पे काम किया हुआ है कि पहले सर ने आपकी ग्रिड रखी। ग्रिड में कितने कितना टाइम है, 81 आवर्स का कोर्स है, इसमें 50 आवर्स ऑलमोस्ट सर आपको बताएंगे कि आपके कॉन्सेप्ट क्या है, और 30+ आवर्स जो है वो आपकी प्रैक्टिस के हैं। ठीक है। और फिर उसी प्लान को लेके सर ने जो है माइक्रो प्लान बनाया, इसको आप एज चेकलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी को चाहिए हो तो यार ये मैं अपना नंबर शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में, तो आप मुझे या सर को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमारे ग्रुप पे भी ये सारी चीज़ें जो है शेयर होती रहेंगी, ग्रुप में भी हम ऐड कर देंगे। अगर कोई चाहे तो नंबर नोट भी कर ले मेरा। मैं भी नीचे लिख देता हूँ, चले। ठीक है, तो ये जबरदस्त सा प्लान, इसको आप एज चेकलिस्ट यूज करें, सेल्फ स्टडी वाले भी यूज स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स पे भी आप देखें पूरी कहानी जो है यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई क्या चीज़ कैफ में थी, क्या चीज़ नहीं है। और प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन बिजनेस, प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस, इस पे सब पे जो है ना चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, कैफ में था ये डिटेल नहीं था। तो आई थिंक एक यार मतलब, और दूसरा यार जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगा ना आपसे, देखें अनफॉर्चुनेटली ना जो लोग मुझसे बीएवरी पढ़ते हैं उनको ये बात पता होगी कि मेरा बहुत ज़्यादा फोकस स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप पे होता है। ठीक है ना, मैं आई डोंट माइंड कि आप मुझे मैसेज करें और मैं आपको
पर्सनल पे क्वेरी रिस्पॉन्ड करो, एक तो होता है ना ग्रुप पे रिस्पॉन्ड करो, एक तो मैं कहता हूँ नहीं यार पर्सनल पे कर दो। अच्छा मेरे पास नंबर भी एक ही, उस पे मेरे मेरे ही सारे जो है ना क्या कहते हैं पर्सनल मैसेज भी आ रहे होते हैं, फर्म के मैसेज भी आ रहे होते हैं, तो मैंने क्या है कि वो बड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है एट टाइम्स। बट स्टिल मैंने कहा नहीं यार ये होना चाहिए, क्योंकि हम अब फिजिकल टीचिंग से आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली बाहर आ गए हैं और अब ऑनलाइन का ज़माना है। तो एक स्टूडेंट टीचर का ना बड़ा एक एक वो है, मतलब जिसे कहते हैं ना डिस्कनेक्ट है, मतलब हम हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम जो है वो क्या कहते हैं अल्लाह भला करे, कहते हैं ना कि हम खाली लेक्चर्स दे के जो है साइड में हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं अगर आपको बात करूँ तो ये ऐसी अप्रोच नहीं है कि हम लेक्चर देंगे और लेक्चर देने के बाद गायब हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लेक्चर्स के साथ साथ हम आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी सर आपको बताएंगे, आपकी ड्राफ्टिंग चेक करने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब आप कहेंगे सर ड्राफ्टिंग चेकिंग होगी, ड्राफ्टिंग चेक होगी, बिल्कुल जी ड्राफ्टिंग चेक होगी। मगर उसमें सबसे बड़ा मसला मैं आपको बताऊँ क्या आता है, हमने एसपीओ में भी ऑफर रखी है, एमएसएटू में भी ऑफर रखी है कि यार आप आए हमसे जो है ना क्या कहते हैं डिस्कस करें, अपनी ड्राफ्टिंग चेक करें। मगर आप मसला ये कि स्टूडेंट के पास और पेपर होते हैं तो नॉर्मली टाइम नहीं दे रहा होता है। ऑडिट को तो फिर भी लोग टाइम देते हैं, एसपीएम हो गया, एमएसएटू हो गया, इसकी ड्राफ्टिंग की बिल्कुल आखिर में बारी आती है। तो ऑडिट में ये बड़ा इशू है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, आई डोंट नो आपको ऐसा हुआ ही नहीं हुआ, आप कंफर्म करिएगा कि फर्म में काम कर रहे हैं, 5-5 साल से काम कर रहे हैं, 7-7 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, मगर ऑडिट का पेपर नहीं निकल रहा। और एक ऐसा बच्चा जिसको फर्म में अभी आए हुए 1.5 साल ही हुआ है, इसकी पहली अटेम्प्ट ही बनी थी, ठीक है, 1 साल हुआ है, वो ऑडिट का पर्चा पहली अटेम्प्ट में पास कर लेता है। तो इसका मतलब है ऑडिट का पर्चा पास करना, ठीक है, उसके लिए कुछ डिफरेंट स्किल्स की जरूरत है, खाली नॉलेज होना मुनासिब नहीं है। हाँ ड्राफ्टिंग इज वन ऑफ द थिंग, बट एप्लीकेशन लिंकिंग, ठीक है ना, फिर एक डायरेक्शन, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग, कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्राइब का मतलब क्या है, एक्सप्लेन का मतलब क्या है, कंपेयर का मतलब क्या है, ठीक है ना, इवेल्युएट का मतलब क्या है, एसेस का मतलब क्या है, ये सारी बातें यार कौन है, कोई टीचर होना चाहिए ना, कोई बात बताने वाला होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि भाई आपकी ड्राफ्टिंग भी चेक होगी, इसके अलावा आपके असेसमेंट्स भी रखे जाएंगे, यहाँ पे टेस्ट भी रखे जाएंगे। ठीक है, असेसमेंट का मकसद यही है कि ये ना हो कि लास्ट वन में इतना बर्डन हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी पर्सनल क्वेरीज को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ये एक इशू है कि यार हम पर्सनल क्वेरी पूछते हैं तो जवाब जो है असिस्टेंट से आता है। अब जाहिर सी बात है जो लेक्चर देने वाला बंदा है वो और जो असिस्टेंट है उसकी उसके लेवल में तो बहुत फर्क होगा ना। असिस्टेंट जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि उसका लेवल काफी नीचे होगा, और जो खुद टीचर है, जो खुद जो है ना कि लेक्चर डिलीवर कर रहा है, जो खुद जो है वो इतने एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन्वॉल्व है और क्या कहते हैं टीचिंग में भी इन्वॉल्व है, अगर वो आपको पर्सनल आपको जवाब दे रहा है तो मैं कहूँगा यार इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग होगी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल का बंदा आपको जो है आपके मैसेज पे जवाब दे रहा है, ठीक है। एंड तो ये एक बड़ा इशू है। हमने ये देखा कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप 350-360 प्लस स्टूडेंट्स है, ऐसा ही था ना सर, मेरे ख्याल से 360 प्लस स्टूडेंट्स हैं हमारे, जहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं आई थिंक ऐसा हुआ कि करेक्ट करिएगा, ऐसा ही था आई थिंक। जी सर, बिल्कुल 360+ स्टूडेंट्स थे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तक मेरे ख्याल से वो आपसे राब्ते में थे, मैं देख रहा था ग्रुप में आप 2-2 3-3 बजे भी लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि अच्छा उसमें हम ऑब्वियसली बात है इसलिए नहीं था हमने कि मतलब कि हम क्या नहीं यार सिर्फ हमारे एसटी एकेडमी के स्टूडेंट्स होंगे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं, हमने कहा यार जनरल ओपन फॉर ऑल कर लेते हैं। बट ना माई पॉइंट इज कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि एक जो आप अगर देखें तो ये पूरा एक पैकेज है, ठीक है ना। ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो है ना क्या कहते हैं आपको जो है वो, और लेक्चर्स की बात की जाए तो लेक्चर्स के रिलेटेड भी सर ने कोशिश की है समराइज, सर ने कोशिश की है समराइज होने के साथ साथ इस पे बड़ा हमारा डिस्कशन भी हुआ है कि हमने ये भी कोशिश करनी है ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, ये भी कोशिश की है कि प्रैक्टिस हो। इसके अलावा एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट हमने लेक्चर में कवर की है कि स्टूडेंट के जो वीक एरियाज हैं उन पर खास फोकस हो, क्योंकि हमें क्वेरीज से ना ये बड़ा एडवांटेज हुआ कि पता चला कि स्टूडेंट कहाँ मार खा रहा है, स्टूडेंट कहाँ पे परेशान है, स्टूडेंट कहाँ पे गलत परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे फिर हमें जो है ना क्या कहते हैं उस प्लान करने में बड़ी आसानी हुई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी है कि हमारे पास इसमें प्रैक्टिस भी हो, कि खाली हमने कॉन्सेप्ट दे दिया और बोला प्रैक्टिस आप खुद कर लो, मुनासिब बात नहीं है। प्रैक्टिस भी आपको करानी है, कॉन्सेप्ट भी आपको देना है, तो ये एक कंप्लीट पैकेज इंशाल्लाह आपके लिए साबित होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार आप देख रहे हैं टीचर ने इतना काम किया हुआ है आपके लिए, ये देखें, ये देखें, ये सारी चीजें टीचर ने आपके लिए की हुई हैं। ये आप देखें टीचिंग आवर्स आइडेंटिफाई हुए हुए हैं, ठीक है, मार्क्स आइडेंटिफाई, पूरी ग्रेड आइडेंटिफाई हुई है। फिर सिर्फ यही नहीं टीचर ने आज के साथ साथ आपका प्लान भी बनाया हुआ है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कितना है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन कितना है, मतलब इतने माइक्रो लेवल पे, और ये प्लान आपको मिल जाएगा, ये आप भी खुद भी चेक कर सकते हो कि यार सर ने प्रॉमिस किया था 3 फरवरी तक ये एरिया होगा, 3 फरवरी तक हुआ नहीं हो, ठीक है। इसी तरह आप देखें अगर और नीचे चले हैं, अगर आप देखें जरा तो आप देखें कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ग्रिड वाइज और जो है ना ये प्रैक्टिस सेशन को अलग से हाईलाइट किया हुआ है, आप देखें किसकी कितनी कितनी प्रैक्टिस होगी, ये सारा चल रहा है। ये समझे एज चेकलिस्ट है, जैसे मैंने आपको कहा ना, ये आप खुद भी यूज कर सकते हो कि यार कहाँ प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, कहाँ प्रैक्टिस। अब आप देखें हर आइजा के बाद सर ने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा है, ऑलमोस्ट हर आइजा के बाद, 2 आइजा के बाद रेलिवेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा है। 3,000 का एक प्रैक्टिस सेशन आ रहा है, 3400 का एक प्रैक्टिस सेशन आ रहा है। ये नहीं कि प्रैक्टिस के लिए आपको अलग दुनिया में लेके जाएगा, प्रैक्टिस साथ साथ होगी, वो होनी भी साथ साथ चाहिए, जैसे बीएफडी वगैरह में होता था, आप मेरी बात समझ रहे हैं।
तो कहने का मतलब है कि यार चीज़ों को आप थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि स्मार्टली लेके चलें, और एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। मैं ये नहीं कहता कि यार मतलब जैसे कहते हैं कि गारंटी होती है पास होने की, मगर आपका काम आसान हो जाता है, जिंदगी आसान, जिस तरह चीज़ें इतनी फास्ट होती जा रही हैं, टीचर के पास जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिलीवर करने को है, स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा रिसीव करने को है, मगर स्मार्ट स्टूडेंट वही है। तो अब आपको स्टूडेंट को भी स्मार्ट होना पड़ेगा और टीचर को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। टीचर तो स्मार्ट हो रहा है, वो कह रहा है भाई आओ मैं आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है वो देने में इंटरेस्टेड हूँ, खाली लेक्चर नहीं, आपकी ड्राफ्टिंग भी चेक करने में इंटरेस्टेड हूँ, आपके असेसमेंट्स भी जो है लेने में इंटरेस्टेड हूँ, आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने में जो है इंटरेस्टेड हूँ, आपके पर्सनली अवेलेबल है बंदा। ठीक है। और ये भी नहीं कि कोई वो खुद खुद टीचर है, मतलब खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड। ठीक है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ये कहूँगा कि यार एक अच्छा पैकेज साबित हो सकता है, आप डेमोज वगैरह लें आराम से। और मेरी आदत है, आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे पेपर ऑफर नहीं होते, एसटी अकेडमी में भी हम लोगों का लॉ का पेपर कोई ऑफर नहीं होता हमारे यहाँ। आई थिंक हमने एफएफआर का पेपर लॉन्च नहीं किया, हालांकि एफएफआर सबसे पहला पेपर है। तो हमारी ये हैबिट है कि यार मतलब हमें जब लगता है कि यार बंदा वाकई विलिंग है स्टूडेंट को जो है हेल्प करने में, और एंथुजियास्टिक हैं, तो फिर हम ऑब्वियसली जो है ना क्या कहते हैं, हम कहते हैं नहीं यार अब आप लाइक माइंडेड लोग हैं, तो हम जो है वो फिर ऑफर करते हैं पेपर। तो अगेन एक बड़े जिसे कहते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई हाफिज सलमान से मिलकर, ही वॉज माई स्टूडेंट एज वेल इन द पास्ट, मैं इनसे टच में भी रहा, इन्होंने एक दो और भी असाइनमेंट्स में हमारे साथ काम किया अकेडमी रिलेटेड। एंड आई एम ग्लैड के आके हमें बच्चों ने बड़ी जिसे कहते हैं कि अप्रिशिएट भी किया व्हाट्सएप ग्रुप पे सर की एफर्ट्स को। एंड माशाल्लाह ही इज़ नाउ वेरी मच कमिटेड एंड पॉजिटिव। बाकी लेक्चर किस तरह से होंगे, क्या ड्यूरेशन होगा, रिकॉर्डेड होंगे या लाइव होंगे, और क्या कहते हैं किस तरह से सर अवेलेबल होंगे, और ड्राफ्टिंग किस तरह चेक होगी, और सर का और क्या क्या है, ये सारा आगे पूरी प्रेजेंटेशन सर रन थ्रू करेंगे आपके सामने। ठीक है। तो रीजन ऑफ फेलियर क्या है, तो ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं सर बहुत टाइम ले लिया सर आपका मैंने, सर आप जरा क्या कहते हैं, मैं कहूँगा आप इसको कंटिन्यू करें। बाकी सर इसमें आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको? रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर देता हूँ। आप को मैं चाहूँगा कि एक मिनट में आपको, आप देखें आपके पास रिकॉर्डिंग का एक्सेस आ रहा होगा, बल्कि मैं आपको होस्ट बना देता हूँ ताकि ये कि चीज़ें जो है ना वो स्मूथली चलती रहें। प्लीज़ ये सेशन अपने सर का जो है ना मिस नहीं करना है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और इसमें सर ने जैसे आगे देखें एजेंडे में सारी बातें की हैं, ये आपके काम की चीज़ें हैं कि कैश में क्या था और न्यू क्या है। ठीक है। स्टैंडर्ड्स कौन से न्यू स्टैंडर्ड्स आए, किस पे फोकस करने की जरूरत है, रीजन ऑफ फेलियर, ठीक है, अपनी अटैम्प बचाएं। इसके पास टाइम है यार आजकल के, बार बार पड़ेगा। ठीक है। आई कैप क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आजकल, जो चेंजेस आ रही हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी सर की क्या होगी, टीचिंग प्लान क्या होगा, ये सारी बातें जो है वो सर आपसे डिस्कस करेंगे। सर मैं जो है ना आपको हैंड ओवर करता हूँ। ठीक है सर, आप इसको ठीक है। कंटिन्यू करें। ठीक है। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक मिनट सर, बिल्कुल सर, आप मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ, आप देखें आपके पास इसके आप होस्ट हो गए हैं, तो सारे राइट आपके पास हैं, चैट भी आपके पास आएगी। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। बाकी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, आप सर से पूछें, अभी भी पूछ सकते हैं। और सर से आप जो है ना क्या कहते हैं ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, सर से पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है। बट कोशिश करेंगे यार चीज़ों को जो है ना ऑर्गेनाइज करें, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। देखें इस तरह से टीचर आपको अवेलेबल है, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ठीक है। तो मैं कहूँगा इसको जितना अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं करें। सर प्लीज़ आप स्टार्ट करें। ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? सर आपको स्क्रीन विजिबल है मेरी? ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि आज के सेशन के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। पहले थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अपना दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम ऑडिट करने जाते हैं, हम सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं क्लाइंट की कि यार क्लाइंट कैसे चल रहा है, ठीक है। क्लाइंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व इन्वॉल्व है, हमारा स्कोप ओवरऑल क्या होता है। तो देखिए, पेपर को पास करने के लिए भी जिस तरीके से हम ऑडिट में प्लानिंग करते हैं, तो इसी तरीके से पेपर को पास करने के लिए भी हमें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम स्कोप डिसाइड करेंगे कि हमारा स्कोप क्या है, जिसको हम सिलेबस कहते हैं, ठीक है। तो सिलेबस सबसे पहले हमें समझना है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। मेरे पास लास्ट में इतनी ज़्यादा क्वेरीज आई थी कि सर ये बता दें कि ये सिलेबस का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। तो बच्चे को एंड तक यही नहीं पता होता कि कौन सा आएगा, सिलेबस में टेस्ट होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लें फ्रॉम द बिगनिंग कि यार आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, और किस एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस एरिया पे कम फोकस करना है, ठीक है।
अच्छा, दूसरी चीज, बच्चा जब एडवांस ऑडिट का पर्चा उठाता है तो उसके दिमाग में डर होता है कि यार पता नहीं, कैफ में तो बिल्कुल ही बेसिक लेवल का पढ़ा था, इधर तो पता नहीं बहुत ज्यादा चीजें होंगी, डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल नई दुनिया में हम लोग आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हम इसको भी देखेंगे कि हमने कैफ में क्या चीजें पढ़ी थी और इधर क्या चीजें सेम वही चीजें हैं या नहीं है, ये भी हम देखेंगे, और क्या न्यू चीजें एडिशनल है और कितनी न्यू चीजें हैं, ठीक है। ये हम चीज को समझेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हमें देखना ये कि कौन से नए स्टैंडर्ड जो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे, जिसका लोग बच्चा अक्सर परेशान हो रहा था कि यार सर ये वाला जो है स्टैंडर्ड है, ये हमें बता दें, ठीक है। तो वो भी हमें समझना है। कितने स्टूडेंट की मेरे पास ये भी क्वेरी आई थी कि सर हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने क्लासेस ले ली है, ठीक है, लेकिन अब ये कि चेंजेस आ गई हैं, तो चेंजेस के लिए क्या हमें दोबारा क्लासेस लेने की ज़रूरत है या नहीं है। तो हम इसको समझ लेते हैं कि कौन से स्टैंडर्ड, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में चेंजेस आई हैं, ताकि अगर किसी को क्लासेस लेनी है या फिर वो पर्टिकुलर एरिया की लेनी है तो वो उसको फोकस करे, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद सबसे पहले हमें, जैसे कि हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट में हाई रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उस पर ज़्यादा काम करते हैं। तो इधर भी हमें सेम सिमिलर सिचुएशन है कि यार जब हमें पेपर पास करना है तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर हमें ज़्यादा फोकस करने की नीड है, ज़्यादा काम करने की नीड है, जहाँ से मार्क्स गेनिंग हमारी होंगे, जहाँ से ज्यादा हम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं कम मेहनत करके, ठीक है। तो वो एरियाज आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखें, जब भी कोई चीज़ हमें पास आउट करनी होती है तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें कि यार क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस आएंगी, ठीक है ना। जब क्लाइंट पर आप जाते हैं, किसी ऑडिट करने जाते हैं, तो सबसे पहले आप प्रीवियस जो पिछले साल के ऑडिटर्स होते हैं या फिर जो पार्टनर होता है वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि भाई ये मसाइल इस क्लाइंट पर होते हैं। तो जब पेपर पास करने जाते हैं तो पेपर पास करते वक्त भी आपको ये अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यार फेलियर होने की वजह क्या होती है बच्चे की, ठीक है। जब फेलियर होने की वजह आपको पता चल जाएगी तो आप उस पर ज्यादा काम करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया पे आप फोकस करेंगे कि यार इसको इम्प्रूव करना है। ये जनरल सी एक फेलियर की वजह होती है जिसमें आईके भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा होता है सजेस्टेड आंसर्स के अंदर, अपने एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर, के ये बच्चा लैग कर रहा है, ठीक है। तो उसको भी हम देखेंगे कि क्या ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जिसमें बच्चा लैग कर रहा होता है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि आईकैप की क्या अप्रोच चल रही है, आईकैप अभी क्या करंटली किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है, आईकैप किस क्या एक्सपेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स के से, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके बाद मेरा प्लान क्या होगा ओवरऑल, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होगा। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सीए क्वालिफाइड, ठीक है। मेरी मैंने जो आर्टिकलशिप करी थी वो डिलॉयट यूसुफ आदिल से करी थी, बिग फोर फर्म है, ठीक है। जनवरी 2022 में मैं पास आउट हुआ था, सीए क्वालिफाई करा था, मेरी आर्टिकलशिप एंड हो गई थी दिसंबर 21 के अंदर, ठीक है। करंटली देन आई स्विच टू इंडस्ट्री, ठीक है। वहाँ करंटली मैंने जब ज्वाइन करा था तो मैं मैनेजर फाइनेंस मैंने ज्वाइन करा था। within a short span of time I was promoted to senior manager and then currently I am working as a head of finance, ठीक है। अच्छा जी, फिर मैंने स्टार्ट करा टीचिंग अपना कैरियर, अलम से स्टार्ट मैंने करा था, कैफेड ऑडिट मैंने पढ़ाना शुरू करा, और अभी भी मैं करंटली पढ़ा रहा हूँ कैफेड ऑडिट को, ठीक है। तो मुझे पता है यार बच्चा जो है कैफेड में क्या चीज़ें पढ़कर आ रहा है और इधर उसकी क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर मैं अभी हमने रिसेंटली सर सऊद से मेरी बात हुई थी, फिर हमने ये एडवांस ऑडिट स्टार्ट करा, एडवांस ऑडिट में हमने ग्रुप स्टार्ट करा। तो वहाँ अब मैंने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करी, असेस करी कि यार जो सी फैप का बच्चा है वो क्या उसमें लैकिंग हो रही है, क्या बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्ट्रगल कर रहा है। तो वो इंडिविजुअल क्वेरीज को जब मैंने आंसर करा तो मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि यार यहाँ बहुत बड़ा गैप है, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिस कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने एक चीज ये भी आइडेंटिफाई करी, कितना ज्यादा ऑडिट का जो बच्चा होता है जो ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है उसके बाद एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, वो डेली लाइफ में अपनी चीजें कर भी रहा है, लेकिन फिर भी वो बच्चा लैक कर रहा है चीजें, उसको नहीं समझ में आ रही कि यार जो वो पढ़ रहा होता है क्या वो उसको लिंक नहीं कर पाता अपने प्रैक्टिकल वर्क से, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल वर्क में कर रहा होता है वो उसको लिंक नहीं कर पाता अपनी स्टडी से, ठीक है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि यार आपस में इन दोनों की लिंकिंग हो, जो हम पढ़ रहे हो हमें पता हो प्रैक्टिकल वर्क में कैसे अप्लाई होगा, और प्रैक्टिकल वर्क में जो करो हमें पता हो कि बुक में किधर वो बात लिखी हुई होगी, ठीक है। तो वो चीज़ें हम सारी समझेंगे वक्त के साथ साथ, जब हम लेक्चर डिलीवर करेंगे तो उसको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वर्क पेपर में ढूंढेंगे कि किधर वो चीज़ें अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ समझेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं अब हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ कि हमारा ओवरऑल सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो ग्रिड जो आईकेएफ ने दी हुई है वो ग्रिड क्या है, ठीक है। ग्रिड हमारे पास जो है, देखें सबसे पहली चीज, जब आप अंडरस्टैंडिंग ये पांच पेपर्स देखेंगे, पांच पेपर्स में नॉर्मली होता है कि पांच क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। पांच क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर एक क्वेश्चन तो आपका लाजमी लाजमी रिस्क एंड प्रोसीजर्स का क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। रिस्क एंड प्रोसीजर्स का जो क्वेश्चन है उसकी जो ग्रेड है वो ये वाली है। एक मिनट। अच्छा जी, रिस्क एंड प्रोसीजर्स का जो क्वेश्चन आता है वो इस वाली ग्रेड से आता है, जिसके मार्क्स जो हैं आपके 20 मार्क्स हैं, ठीक है। आपके 20 मार्क्स जो है वो रिस्क एंड प्रोसीजर से आ रहे होते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और आता है एरिया रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग से क्वेश्चन आपका बन रहा होता है जो कि 700 की सीरीज है। उसमें तकरीबन 6 स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। वो 6 स्टैंडर्ड्स को हमें देखना है, ठीक है। तो हम कितने मार्क्स अचीव कर लेंगे, 20 मार्क्स हम वहां से अचीव कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है एथिक्स। एथिक्स की जो कोड ऑफ एथिक्स है, पतली सी बुक है, उसके अंदर जितने भी सिनेरियोज है अगर वो हम कवर कर लेते तो हमारे पास 15 मार्क्स इजीली हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम टू। वॉल्यूम टू के अंदर अराउंड 9 स्टैंडर्ड्स हैं। अगर 9 स्टैंडर्ड्स को हम कवर कर ले तो हम 15 मार्क्स अचीव कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर पहली वाली ग्रेड आती है। पहली वाली ग्रेड जो है प्लानिंग एंड अदर्स, ठीक है। ये 30 मार्क्स की ग्रेड है, ठीक है। ये वाली जो है 30 मार्क्स की ग्रेड है, लेकिन 30 मार्क्स के लिए हमें हमारे पास जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वॉल्यूम वन के अंदर वो सारे हमें पढ़ेंगे तो हम वाली ग्रेड को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, रिस्क एंड प्रोसीजर वाले जो ग्रेड है उसके लिए हमें जरूरी नहीं कि सारे स्टैंडर्ड पढ़े हो, सिर्फ हमारी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि दूसरे स्टैंडर्ड्स के अंदर किस क्या चीजें बताई गई हैं, ठीक है। बाकी ये कि प्रैक्टिस सेशन ज्यादा से ज्यादा उसके होंगे तो आप रिस्क एंड प्रोसीजर्स का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। वो किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को खोलकर आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिस्क एंड प्रोसीजर के लिए सिर्फ हमारी बेसिक थोड़ी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए रिस्क एंड प्रोसीजर्स कैसे लिखते हैं। ज्यादा से ज्यादा पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए हमें ज्यादा आइजाज के अंदर मतलब ज्यादा खोल के उसको पढ़ने की इतनी ज्यादा नीड नहीं होती, ठीक है। तो ये भी हम इजीली अचीव कर सकते हैं। अब आ जाती है पहली वाली ग्रेड, जिसके लिए हमें सारे आइजाज को स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और किसी भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से किसी भी पर्टिकुलर आइजा से उठा के वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है ये 30 मार्क्स की ग्रेड के अंदर, ठीक है। तो हमारा फोकस एरिया कौन सा होगा? हमारा फोकस एरिया होगा रिस्क एंड प्रोसीजर्स का क्वेश्चन। कि रिस्क एंड प्रोसीजर्स का क्वेश्चन हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, उसको आराम से टैकल कर सकें, उसकी अच्छी से अच्छी ड्राफ्टिंग करें। एटलीस्ट 20 में से 15 मार्क्स तो हम अचीव कर सकें, ठीक है। रिपोर्टिंग जिसमें 6 स्टैंडर्ड्स हैं गिनती के, ठीक है। हमारा फोकस होगा कि यार उसको रिपोर्टिंग पे हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। देखें 6 स्टैंडर्ड हर बच्चा पढ़ के जाता है, लेकिन देखें उसको अप्लाई नहीं कर पाता एग्जाम में जाके, उसको उस तरीके से जो आईकेएफ एक्सपेक्ट करा उस तरीके से वो ड्राफ्ट नहीं कर पाता, तो वहां बच्चा लैग कर जाता है, ठीक है। तो हमें समझना ये कि रिपोर्टिंग का जो क्वेश्चन है उसमें अच्छी से अच्छी ड्राफ्टिंग करनी है, और 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स अगर यहाँ से भी अचीव कर ले तो 30 मार्क्स तो हमारे यही बन जाएंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं वॉल्यूम टू। वॉल्यूम टू में गिनती के 9 स्टैंडर्ड्स है। अगर 9 स्टैंडर्ड्स अगर हम कर लें उसकी प्रैक्टिस, जबकि 9 स्टैंडर्ड भी जो है उसके अंदर जितनी भी जो बातें हुई भी हैं वो वही बातें हैं जो ऑडिट के अंदर आप पढ़ते आए हैं, ठीक है। कोई न्यू बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत किसी किसी के अंदर रिपोर्टिंग स्टाइल डिफरेंट है। वो रिपोर्ट्स का फॉर्मेट आपके पास आइजा गिवन होगा एग्जाम के अंदर, वो रिपोर्टिंग का फॉर्मेट में थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। खोल भी सकते हैं आप, ओपन बुक है, ठीक है। तो वो उस एरिया पे हम काम करेंगे तो 15 में से एटलीस्ट 12-11 मार्क्स तो इजीली अचीव कर लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं एथिक्स के ऊपर। एथिक्स भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ड्राफ्टिंग का गेम है। अगर ड्राफ्टिंग अगर हम उसमें भी अच्छी कर लें तो वो चीज़ भी हम इजीली अचीव कर लेंगे, ठीक है। बाकी प्लानिंग एंड अदर्स के लिए हम मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से ज़्यादा चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेने की, उसके कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की, और उसके लिए समरीज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। मैं समरीज वगैरह आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा जिससे आप क्विकली रिवीजन कर सकेंगे, ठीक है, सारे स्टैंडर्ड्स का। तो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे आप देखेंगे तो ये वाला एरिया आपका कवर हो रहा होगा। इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आईकेएफ पूछ रहा होता है। लेट से आपको मैनेजर की सिचुएशन में आईकेएफ आपको डाल देगा और बोलेगा कि यार आपने क्या करना है कि यार लेट से आप मैनेजर हैं, आप अपने जूनियर्स का जो है वर्किंग पेपर्स रिव्यू कर रहे हैं। अब आप बताएं कि यार क्या डॉक्यूमेंट्स क्या एविडेंस आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार उन्होंने काम करा होगा, ठीक है। तो आपको उसका जवाब देना होगा। तो इस 30 मार्क्स के अंदर उसके बाद ओपन एरिया, वो कहीं से भी किसी भी तरीके से आपको किसी भी सिचुएशन में डालकर आपको पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे आते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं हमारा सिलेबस आएगा वॉल्यूम वन के अंदर क्या क्या चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं 200 की सीरीज। 200 की सीरीज में अगर हम देखें
ये वाली सीरीज। ठीक है, 200 की सीरीज में अगर हम देखें, सबसे पहले आता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा। ये सारी चीजें देखिए आपने पढ़ी हुई है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपने कैफ के अंदर पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ कि जो जो चीजें आपने पढ़ी हुई है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ बताने का मकसद ये कि यार आपको कंफर्ट लेवल देना कि आपको डरना नहीं है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई, हम सिर्फ उसको रिवाइज करेंगे, उसको समझेंगे दोबारा, तो ताकि आपका रिफ्रेश हो जाए सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है हमें। ठीक है, देखिए डर अगर आपका खत्म होगा ना, तो इजीली इस पेपर को आप अचीव कर सकेंगे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपने ये भी पढ़ा हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल आपने ये भी पढ़ा हुआ है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये छोटे छोटे आइजाज हैं। ठीक है, फिर आपने फ्रॉड वाला आइजा भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हम उसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे। कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, कौन सा आइजा आपने नहीं पढ़ा हुआ है इसके अंदर? कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, इसको हम देखेंगे। देखें, ये 200 की सीरीज में से सिर्फ एक आइजा ऐसा है जो कि नया है, जिसको हम देख रहे होंगे। ठीक है, फिर 300 सीरीज में अगर हम जाते हैं, तो 300 सीरीज में आपने ऑलमोस्ट सारा ही पढ़ा हुआ है। प्लानिंग आइज आपने पढ़ा हुआ है, आपने 315 वाला पढ़ा हुआ है, मटीरियलिटी पढ़ा हुआ है, रिस्पॉन्सिव टू ऑडिट रिस्क प्रोसीजर जो आप बनाते हैं, आपने बचपन में सारी चीजें पढ़ी हुई। सिर्फ फर्क क्या होगा एडवांस ऑडिट के अंदर? से फर्क ये होगा, देखें, जब आप रिस्क एंड प्रोसीजर का क्वेश्चन कैफ लेवल पर करते थे, तो उसमें जो स्टैंडर्ड आपने एफएआर लेवल पे पढ़े थे, एफएआर 2 के लेवल पर, तो वो लेवल के आपके प्रोसीजर आते थे। लेट से आपने पढ़ा हुआ है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के वो रिस्क एंड प्रोसीजर आ रहे होते थे। अब इधर क्या होगा, इधर एफएफआर लेवल के रिस्क एंड प्रोसीजर्स आएंगे, जैसे कि शेयर बेस्ड पेमेंट हो गया, डेफर्ड टैक्सेशन हो गई। ठीक है, कंसोलिडेशन का बहुत अच्छे रिस्क आ रहे होंगे। ठीक है, तो एडवांस लेवल के रिस्क एंड प्रोसीजर्स आ रहे होंगे। लीजिस पे आ रहा होगा, आईएफआरएस 15 पे आ रहा होगा, आईएफआरएस 9 ईसीएल पर आ रहा होगा, तो वो सारी चीजें आ रही होंगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रहा होगा, तो वो सारी चीजें आएंगी जो एफएफआर लेवल पर आप देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत आपको एफएफआर की नॉलेज होना जरूरी है, आपको अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। एफएफआर की नॉलेज अच्छी होगी तो आप अच्छे से रिस्क एंड प्रोसीजर्स ड्राफ्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपने पूरी 300 की सीरीज आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, फिर हम आते हैं 400 की सीरीज में, जिसके अंदर एक आयदा नया है, ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये हम देखेंगे जब हम लेक्चर इसका डिलीवर करेंगे, तो फिर वो उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर आइजा 450 एवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, आपने ये भी पढ़ा हुआ है। फिर हम 500 की सीरीज में आ जाते हैं। 500 की सीरीज में आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है। इवन के इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट जो कि मैंने नो लिखा हुआ है, ये भी आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर ये पढ़ा हुआ है कि यार जब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होता है, तो आप लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर देख लेते हैं। आप ये देख लेते हैं कि यार अगर कोई चीज ऐसी आपको मिलती है, सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलते हैं, वो आप कम्युनिकेट कर लेते हैं, आप वर्किंग प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेते हैं ओपनिंग बैलेंसेस पर। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन डिटेल में थोड़ी बहुत चीजें इसमें और भी हैं डेप्थ में, इसीलिए मैंने इसको इधर नो करा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि ओपनिंग बैलेंसेस में हम क्या क्या चीजें करते हैं। ठीक है, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी पढ़े हुए हैं, सैम्पलिंग भी पढ़ी हुई है, रिलेटेड पार्टीज, सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सारी चीजें देखें आपने पढ़ी हुई हैं। कोई नया सिलेबस नहीं है, कोई न्यू चीजें नहीं है, सारी चीजें पढ़ी हुई है, सिर्फ हम इधर थोड़ी बहुत डिटेल में चीजें देख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और आईकेप के लेवल पर जाने की कोशिश करेंगे, जो आईकेप एडवांस लेवल पर चीजें पूछ रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं 600 की सीरीज में। 600 की सीरीज में अगर हम देखें, इंटरनल ऑडिटर्स वाला आपने पढ़ा हुआ होगा कैफ में, आपको चीजें रिकॉल भी हो रही होंगी वक्त जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको रिकॉल हो रहा होगा, हाँ यार इंटरनल ऑडिट हमने पढ़ा था, एक्सपर्ट्स हमने पढ़ा था, ग्रुप वाला आपने एरिया नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं 700 की सीरीज के अंदर। 700 की सीरीज में अगर हम देखें, तो आपने ऑलमोस्ट सभी चीजें पढ़ी हुई कि यार क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, एडवर्स ओपिनियन क्या होता है, डिस्क्लेमर ओपिनियन क्या होता है, कैम क्या होता है, ईओएम क्या होता है, ओएम क्या होता है, तो अदर मैटर, ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, ये भी आपको पता है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, सिर्फ पढ़ा हुआ क्या नहीं है आपने, कंपैरेटिव एफएस आपने नहीं पढ़ा हुआ, अदर इन्फॉर्मेशन आपने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, फिर हम आते हैं 800 की सीरीज पर, आपने ये 800 की सीरीज बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं कि कौन सी न्यू चीजें हैं और कौन सी आपने कैफ में चीजें पढ़ी हुई हैं। अगर मैं रिस्क एंड प्लानिंग वाली ग्रेड की बात करूं, कौन सी वाली ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों ग्रेड की शुरू की 1 और 2 वाली जो ग्रेड है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसके अंदर जो 22 स्टैंडर्ड्स हैं, टोटल 27 स्टैंडर्ड्स है, जिसमें से 22 स्टैंडर्ड्स आपने ऑलरेडी कैफ के अंदर पढ़े हुए। सिर्फ नए कितने हैं? सिर्फ 5 स्टैंडर्ड्स नए हैं, जिस पे हमको फोकस करने की नीड होगी। सिर्फ 5 स्टैंडर्ड्स नए हैं। ठीक है,
तो 22 स्टैंडर्ड्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए, सिर्फ हमें रिफ्रेश करना है, उसको थोड़ा सा डिटेल लेवल पर लेके जाना है, और उसमें कोशिश करनी है कि यार जो आईकेप जिस तरीके से क्वेश्चंस कर रहा है उनको समझने की नीड है। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसको रिफ्रेश करना है। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा जी, फिर हम आते हैं रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में भी अगर हम 700 की सीरीज देखते हैं तो 4 स्टैंडर्ड ऑलरेडी आपने पढ़े हुए कैफ के अंदर, सिर्फ 2 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कि नए हैं, जिसके अंदर कंपैरेटिव और अदर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एथिक्स। अच्छा जी, एथिक्स की जो ग्रेड है ना, एथिक्स की जो ग्रेड है, ये वाली ग्रेड 5वीं, एथिक्स की जो ग्रेड है, इसके अंदर एक तो कोड ऑफ एथिक्स है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ जो वॉल्यूम 1 के अंदर 3 चीजें आ रही हैं, एक आ रहा ISQM 1 एंड ISQM 2। अच्छा, ये जो है लास्ट अटेम्प्ट से अप्लाई हुआ है, इससे पहले नहीं था ISQM, इससे पहले ISQC हुआ करता था। ठीक है, ISQM 1 एंड 2 ये नया आया है, लास्ट अटेम्प्ट से अप्लाई हुआ है। ठीक है, काफी लोग इस पर स्ट्रगल कर रहे थे ISQM 1 एंड ISQM 2 पे। ठीक है, ये एथिक्स के साथ, एथिक्स वाली ग्रेड के साथ ये टेस्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये बात आपको समझने की है कि जो एथिक्स वाली ग्रेड होगी, आपने एथिक्स करा है, नॉर्मली जो क्वेश्चन आ रहा होता है वो कोड ऑफ एथिक्स को ही सामने रखते हुए आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन आपको ISQM 1 की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर उसमें थोड़ा बहुत फ्लेवर वो ऐड कर देता है एथिक्स के क्वेश्चन में ISQM का, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ISQM 1, ISQM 2, और एक और है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट। ये 3 चीजें एथिक्स वाली ग्रेड के अंदर टेस्ट हो रही होंगी। ठीक है, मतलब अगर एथिक्स का क्वेश्चन आता है तो उसी के अंदर वो कहीं ना कहीं उसको ऐड कर रहा होगा, उसके इसके फ्लेवर को। ठीक है, नॉर्मली ये वाला चीजें कम टेस्ट होती है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कि हमें कंप्लीट स्टडी करनी है, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है एथिक्स के साथ, हो सकता है चांसेस है कि इस पर क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो जो है, एक स्टैंडर्ड हमने पढ़ा हुआ है कैफ के अंदर, 2 स्टैंडर्ड न्यू है, ISQM 1 एंड ISQM 2। ठीक है, ये हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, फिर इसके बाद अदर स्टैंडर्ड्स पर आते हैं जो कि वॉल्यूम 2 के साथ टेस्ट होते हैं। जो 800 की सीरीज है, 800 की सीरीज है, वो टेस्ट आपकी हो रही होगी ग्रेड नंबर 4 के अंदर। ठीक है, जो 800 की सीरीज है वो आपकी टेस्ट हो रही होगी ग्रेड नंबर 4 के अंदर, वॉल्यूम 2 के साथ। जो वॉल्यूम 2 है उसके साथ ये वाली ग्रेड टेस्ट हो रही होगी। हो सकता है कि पर्टिकुलरली स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन आ जाए और वॉल्यूम 2 पे क्वेश्चन ना आए। हो सकता है वॉल्यूम 2 पे आए, 800 सीरीज से कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है इधर कि वॉल्यूम 1 के अंदर कुछ एरिया ऐसा है, कुछ एरिया ऐसा है जो एथिक्स वाली ग्रेड के अंदर टेस्ट हो रहा होगा, कुछ एरिया ऐसा है जो वॉल्यूम 2 वाली ग्रेड के साथ टेस्ट हो रहा होगा, और कुछ एरिया ऐसा है जो रिस्क एंड प्लानिंग 1 एंड 2 जो ग्रेड है वो उसके लिए है, और कुछ एरिया रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि हमें पता है रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 700 की सीरीज है। ठीक है, इसके अलावा 800 वाली सीरीज वॉल्यूम 2 के साथ टेस्ट हो रही होगी, और ISQM 1, ISQM 2 और आइजा 220, ठीक है, ये एथिक्स वाली ग्रेड के साथ टेस्ट हो रहा होगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो रिस्क एंड प्लानिंग स्टैंडर्ड्स में कवर हो रहे होंगे। रिस्क वाला क्वेश्चन मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हमें रेफर करने की नीड नहीं पड़ेगी, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है। हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर्स हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। किसी पर्टिकुलर आइजा को खोलकर इसका क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ये कि बेसिक बनाने के लिए हमें शुरू में डेफिनेटली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कुछ आइदास को, कुछ प्लानिंग वाले आइदास को अंडरस्टैंड करेंगे तो जब जाके कुछ एक अच्छा ड्राफ्टिंग हम कर रहे होंगे रिस्क एंड प्रोसीजर्स के क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम आ जाते हैं वॉल्यूम 2 के ऊपर। अच्छा जी, वॉल्यूम 2 के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम 2 के अंदर देखें, आपने रिव्यू एफएस के बारे में पढ़ा हुआ, आपको पता है कि यार रिव्यू एफएस पर जब हम रिव्यू करते हैं तो लिमिटेड अश्योरेंस दे रहे होते हैं कैफ लेवल पर, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है। ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, लेकिन मैंने इसको यस कर दिया कि आपको अंडरस्टैंडिंग है। बाकी जितनी भी बातें हैं ना वो वही वाली हैं जो ऑडिट के अंदर आप पढ़ते हैं कि सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया, ये हो गया, प्रोसीजर हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। वो सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी ऑडिट में पढ़ी हुई होती है, बस इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, चीज़ों को लिंक करने की ज़रूरत है। तो ये वाला जो आइडिया है ना रिव्यू वाला, इसमें आपको इतना मसला नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इसको सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, थोड़ी बहुत लिंकिंग की जरूरत होगी, लेकिन ये वाले स्टैंडर्ड्स में आपको इतना मसला नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं आइजा ई 3000। ठीक है, इसके अंदर अश्योरेंस इंगेजमेंट अदर देन ऑडिट और रिव्यू। ठीक है, ऑडिट और रिव्यू के अलावा, मतलब जो वॉल्यूम 1 में आपने जो ऑडिट की जितनी भी चीजें पढ़ी, और इधर ये जो इजरी है 2400 और 2410, इसके अलावा जितनी भी अश्योरेंस की आप इंगेजमेंट करेंगे वो इधर कवर हो रहे होंगे आइजा ई 3000 के अंदर। ठीक है,
तो इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो सारी बातें वही होंगी, वही सब्सिक्वेंट इवेंट होगा, वही सारी चीजें होंगी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होगी, सारी चीजें वही आएंगी। कोई नई चीज नहीं आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप अश्योरेंस दे रहे हैं। ठीक है, अश्योरेंस के अंदर वो दोनों चीजों को कवर कर लेता है, रिव्यू को भी कवर कर लेता है, लिमिटेड अश्योरेंस के भी और रीजनेबल अश्योरेंस को भी कवर कर लेता है। ठीक है, तो नई बातें नहीं होगी इसके अंदर भी, हमें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा होगा। ठीक है, बस चीज़ों को हम लिंकिंग कर रहे होंगे कि ऑडिट के अंदर हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी हुई है, इधर भी वही चीज़ अप्लाई हो रही है, रिव्यू के अंदर हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी थी, इधर भी वही चीज़ अप्लाई हो रही है, हो रही है। ठीक है, तो कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज होंगी, उसको हम समझेंगे, उसके हिसाब से हम इसको डील कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम आते हैं आइजा ई 34 का, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब कि यार फ्यूचर में जितने जो हम बजट बनाते हैं कि यार लेट्स से अगले 5 साल का मेरा प्लान ये होगा या अगले 1 साल का प्लान मेरा ये होगा, तो जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर को देखते हुए हम जो भी फाइनेंशियल बनाते हैं कि यार फ्यूचर में हमारी ये पोजीशन होगी, ये बजट होगा, उसके ऊपर एश्योरेंस देना, उसके ऊपर एश्योरेंस देना, वो इस आइजा के हिसाब से हम डील कर रहे होंगे। ठीक है, फिर कंट्रोल्स एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स आपके प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर एश्योरेंस देना। ठीक है, वही आइजा में कवर होगा। ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट, ठीक है, जितनी भी एमिशन होती है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके ऊपर स्टेटमेंट देना, क्योंकि कुछ कंपनीज को रिक्वायर्ड होता है कि यार आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट, कि यार जितनी भी आपने एमिशन करी, पॉल्यूशन करी, उसके ऊपर आपने क्या मेजर्स लिए, तो वो एक ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट बनाती है, उसके ऊपर एश्योरेंस देना, वो इस आइजा के अंदर कवर हो रहा होगा। ये वाला आइजा अक्सर लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वॉल्यूम टू खास तौर पर लोग क्या करते हैं, उस पर फोकस नहीं करते वॉल्यूम टू के ऊपर, वॉल्यूम वन पे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि वॉल्यूम टू से एक सवाल लाजमी लाजमी आ रहा होता है, जैसे कि हमने इधर देखा भी था वेटेज के अंदर, कि यार हमारी जो ग्रिड है उसके अंदर 15 मार्क्स जो है हमारे वॉल्यूम टू से आ रहे होते हैं, लेकिन वॉल्यूम टू को लोग निग्लेक्ट करते हैं, वॉल्यूम टू पे काम नहीं करते, उसकी लिंकिंग प्रॉपर नहीं करते, जबकि इतना मुश्किल नहीं है वॉल्यूम टू, आसान है। ठीक है, लेकिन बच्चे उसको निग्लेक्ट कर लेते हैं, बच्चों का फोकस सिर्फ वॉल्यूम वन पर होता है। 15 मार्क्स इजीली वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो उसको अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, और आईकेप ने अपने एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर ये बातें लिखी हैं, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कि एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर आईकेप ने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि यार बच्चे जो हैं वॉल्यूम टू वाला जो एरिया है, वॉल्यूम टू के जो क्वेश्चंस है उसके अंदर वो निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, वो उसमें लैग कर रहे होते हैं, उसको अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, आई के बार बार ये चीजें लिख रहा है कि बच्चा अक्सर सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जा रहा है। ठीक है, सेलेक्टिव स्टडी में सबसे ज्यादा जो मेजर रीजन होता है वो वॉल्यूम टू बच्चा नहीं पढ़ता। ठीक है, तो उसको हमें फोकस के साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम लेक्चर प्लान भी देखो तो लेक्चर प्लान के अंदर मैंने जो हमारी ये वाली ग्रेड है वॉल्यूम टू वाली, उसके अंदर मैंने हर स्टैंडर्ड के बाद उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा है। वो इसीलिए रखा है कि आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आपने करा हुआ होगा तो आप इजीली वॉल्यूम टू अचीव कर लोगे। ठीक है, अच्छा जी, फिर आते हैं हम कंपाइलेशन ऑफ प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये वाला है, इसके अंदर रिलेटेड सर्विस है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कंपाइलेशन, एंगेजमेंट, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई नहीं है, ये न्यू होंगी आपके लिए, थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे। हो सकता है कि शुरू में आप स्ट्रगल करें, लेकिन बाद में जब एक दफ़ा हम लेक्चर डिलीवर करेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए इजी होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जब हम लिंकिंग कर लेंगे सारी चीज़ों को तो इजीली आप इसको अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना, वॉल्यूम टू को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेड है ये वाली। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं कोड ऑफ एथिक्स में। अच्छा जी, कोड ऑफ एथिक्स बच्चा बोलता है यार बहुत ही इधर डिटेल है, बहुत ज्यादा चीजें। देखें एक बात समझें, जो बेसिक प्रिंसिपल है ना कोड ऑफ एथिक्स का, वो आपकी प्रिंसिपल क्या, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। अच्छा जी, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी कैफ लेवल पर पढ़ी हुई हैं, और कैफ लेवल पर कई हद तक आपको पता है कि यार फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा तो ये वाला क्लाइंट हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, या फिर मुझे किसी से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजें एक बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे पास पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मेरे लिए कोड ऑफ एथिक्स नया होगा, हाँ, लेकिन ये कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स हमें क्या डिटेल के अंदर बता रहा है, वो सारी चीजें हमने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, लेकिन किसी हद तक हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, हमें ये नहीं करना कि यार फीस बहुत ज्यादा कम कोट करनी है, दूसरे से दूसरे अगर ऑडिटर ने फीस कोट करी है मुझसे कम फीस कोट करें, तो ये वाली चीजें हमें पता है ओवरऑल। ठीक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या चीजें करनी है, अगर हमारा फैमिली मेंबर ऑडिट क्लाइंट पर है तो क्या करना है, इसमें क्या क्या पब्लिक लिस्टेड एंटिटी के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो सारी सिचुएशन हम इधर कवर कर रहे होंगे, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप काम करना पड़ रहा होगा इस पर, आपको पता होगा, इजीली आप चीजें
एब्जॉर्ब कर पा रहे होंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इजीली ये मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अगर हम ये चार चीजों पर फोकस कर लें और ये चार चीजों पर अच्छे से फोकस कर लें तो 70 मार्क्स आपके इधर से कवर हो रहे होंगे। अगर 70 में से मैं कहता हूँ कि लेट से चले 55 भी अगर आपने अचीव कर लिए तो पासिंग मार्क्स में तो आप पहुंच गए। ठीक है, और इस 30 के अंदर से हम सारे स्टैंडर्ड्स फिर भी कवर करेंगे। इस 30 में से अगर आप 20 या 15 मार्क्स भी अचीव कर लें तो इजीली इजीली आप पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर बस ये कि हमें अप्रोच अपनी अच्छी रखनी है, हमें थोड़ा सा आईकेप को समझना है कि आईकेप किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर हम उसको समझ लेंगे तो इजीली हम ये सारी चीजें अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा ये समझ लिया कि यार हमारा सिलेबस क्या है, हमारा स्कोप क्या है, क्या चीजें हमें पढ़ने की जरूरत होगी, किस एरिया पे हमें फोकस करना है, कौन सा ऐसा एरिया है कि कैफ लेवल पर टेस्ट हो चुका है, और कौन सा ऐसा एरिया है जो न्यू है जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो वो भी चीजें हमने समझ ली है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर। ठीक है, हमें सबसे पहले अब ये समझना है कि यार हमारा फेलियर रीजंस क्या होते हैं, फेलियर रीजंस क्या है, क्यों बच्चा फेल हो जाता है। ठीक है, तो उस चीजों पर हमें ज्यादा काम करना है। जो आईकेप बता रहा है ना, आईकेप बता रहा है कि बच्चा जो है सेलेक्टिव स्टडी पे फोकस कर रहा होता है, वॉल्यूम 2 को अक्सर निग्लेक्ट कर लेता है। जैसे कि मैंने अभी दोबारा बात करी थी कि यार बच्चा जो है वॉल्यूम 2 नहीं पढ़ता, वॉल्यूम 2 को छोड़ के चला जाता है, या फिर कोड ऑफ एथिक्स को बहुत लाइटली ले लेता है, क्योंकि नॉर्मली कोड ऑफ एथिक्स जो है बच्चा जो है ना वॉल्यूम 1 पे बच्चे का सारा फोकस होता है। तो कोड ऑफ एथिक्स हो गया, वॉल्यूम 2 हो गया, ये वाली चीजें बच्चा नेग्लेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है फेल हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा बड़ा रीजन बच्चा रिक्वायरमेंट सही से नहीं पढ़ता। रिक्वायरमेंट जो है बच्चा सही से पढ़ता ही नहीं है। एग्जाम्स के अंदर लिखा हुआ होता है कि यार मैंने अक्सर क्वेश्चन ऐसे देखे, जब एक बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी सर, रिसेंटली अभी दिसंबर जो हमारा 23 का बैच हुआ, ये एग्जाम हुआ, तो उसके अंदर एक बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि सर ये मैंने मॉक अटेम्प्ट करा है, तो आप काइंडली इसको चेक कर लो और मेरी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, उसमें मैंने बच्चे की ये मिस्टेक देखी कि यार एक्सप्लिसिटली जो उसने मॉक अटेम्प्ट करा था उसमें लिखा हुआ था कि यार ऑडिट प्रोसीजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स के अलावा जो जो चीजें करनी है वो आपने लिखनी थी, लेकिन बच्चे ने फिर भी ऑडिट प्रोसीजर्स को लिखा हुआ था। ऑडिट प्रोसीजर्स उसने लिखे हुए थे, इसका मतलब ये कि यार उसको उसके कोई मार्क्स ही नहीं मिले जब एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन के अंदर ये चीज मेंशन हो गई कि ऑडिट प्रोसीजर्स हमें नहीं चाहिए, आप कुछ और लिखें। ठीक है ना, आपको कोर्स ऑफ एक्शन लिखना है, उसमें आप कुछ और बताएं, ऑडिट प्रोसीजर्स हमें नहीं चाहिए। लेकिन बच्चा फिर भी ऑडिट प्रोसीजर्स अगर लिख के आ रहा है तो उसको क्या मार्क्स मिलेंगे? 0 मार्क्स मिलेंगे, जब एक्सप्लिसिटली एग्जामिनर ने कह दिया। अच्छा जी, फिर एक और चीज हमने नोटिस करी कि यार अक्सर मॉक के अंदर मैंने ये भी चेक करा कि यार जो क्वेश्चंस था समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि नॉर्मली तो ऐसा होता है कि रिस्क एंड प्रोसीजर्स का क्वेश्चन आ रहा होता है, रिस्क भी आपको लिखना होता है, साथ साथ प्रोसीजर भी लिखना होता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि यार वो क्या करता है, सिर्फ बोलता है डिस्कस द ऑडिट रिस्क, वो प्रोसीजर्स की तरफ जाता ही नहीं है, वो बोलता है डिस्कस द ऑडिट रिस्क और 20 मार्क्स का आपके सामने क्वेश्चन दे देगा। अब देखिए वो चाह रहा है कि आप डिस्कस करें, एक एक रिस्क को प्रॉपरली डिटेल में बताएं कि भाई इधर मसला क्या है, क्या रिस्क है, क्या रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर को डिटेल में बताएं। वो चाह रहा है कि आप उससे बातें करें और डिटेल में बातें करें, उसको बताएं कि यार रिस्क इधर ये है तो क्यों रिस्क है। ठीक है, उसको डिटेल में बताएं, जो भी आपको रीजन फाइंड आउट हो रहे हैं वो रीजन आप पर्टिकुलरली बताएं कि भाई ये रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये रिस्क है, कौन सी अजर्शन का रिस्क है, ये सारी चीजें बतानी है। मैंने बार बार, अब जब ग्रुप बना था हमारा, तो ग्रुप के अंदर मैं बार बार एक ही चीज पे जोर दे रहा था कि बच्चा जो है ना असर्शन लिखना भूल जाता है कि कंप्लीटनेस का रिस्क है, वैल्यूएशन का रिस्क है, बच्चा बार बार ये गलती करता है। और इवन के अगर आप सजेस्टेड आंसर भी देखेंगे तो रिस्क की ड्राफ्टिंग के अंदर आपको अदर्शन नहीं मिलेंगी, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, तो बच्चे को फोकस करना है कि यार अगर डिस्कस एग्जामिनर पूछ रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से उतनी लेंथ के हिसाब से चीजें लिखनी है। ठीक है, उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपनी क्लास के अंदर, जब हम टेस्ट लेंगे, मॉक एग्जाम्स लेंगे, तो उसके अंदर आप आपके जो पेपर्स होंगे वो चेक हो रहे होंगे और उस पर बात हो रही होगी पर्टिकुलरली कि यार आपने ये चीज मिस करी है। ठीक है, ताकि आप उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को आप इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, फिर तीसरी चीज क्या होती है कि यार बच्चा जो है कनेक्ट नहीं करता अपने आंसर को सिनेरियो के साथ। बच्चा क्या करता है, लेट्स से एथिक्स का क्वेश्चन आया, बच्चे ने एथिक्स की बुक खोली, वहां से बैठ के देखा कि भाई ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, बच्चे ने वो प्रोविजन उठा के वो छाप दिया। ठीक है, अब
इधर उसने प्रोविजन छाप दिया, लेकिन उसने सिचुएशन तो डिस्कस ही नहीं करी, उसने इश्यू को डिस्कस ही नहीं करा कि भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका जो थ्रेट है वो कौन सा थ्रेट होगा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, उसने वो सिचुएशन को डिस्कस ही नहीं करी, कनेक्ट ही नहीं करा अपना आंसर से उस सिनेरियो के साथ, और उसने जब क्या करा कि स्टैंडर्ड्स को उठाया और उसका प्रोविजन उठा के लिख दिया। तो इसमें भी आईकेप बोलता है कि भाई इस पर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कनेक्ट करना है अपना आंसर को। अगर वो आपको किसी मैनेजर की सिचुएशन में डाल डाल रहा है कि भाई आप मैनेजर हो, आप वर्किंग पेपर चेक कर रहे हो, तो कौन से वर्किंग पेपर होने चाहिए, कौन से एविडेंसेस होनी चाहिए, तो आपको जवाब में ऐसे देना है जैसे आप वाकई में मैनेजर हो। आप स्टूडेंट नहीं हो, आप इधर कोई एग्जाम ही नहीं हो, आप इधर मैनेजर हो, और मैनेजर की तरीके से ट्रीट करके आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल जैसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जिस सिचुएशन में आपको डाल रहा है, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद एक और बड़ा मसला कि बच्चा सोचता है कि यार ये तो ओपन बुक एग्जाम है, स्टैंडर्ड में लेके चला जाऊंगा और इजीली वहां से बैठ के छाप के मैं लिख लूंगा। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जब ओपन बुक एग्जाम उसने करा है, तो ओपन बुक एग्जाम के हिसाब से क्या वो ये ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन डालेगा जो आप डायरेक्टली खोल कर लिख दोगे? ऐसा वो क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से बनाएगा, जो आपके डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, आपको सिचुएशन को समझनी होगी और सिचुएशन के हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। आपका डायरेक्ट आइदर से कोई आंसर नहीं हो रहा होगा। कुछ सिचुएशन में आपको हो सकता है काम आ जाए, लेट से आपको एथिक्स के प्रोविजन देखना है कि यार इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने आंसर्स को कनेक्ट करना होगा उस सिनेरियो के साथ। ये नहीं कि आप सिर्फ उठाएं वो सेक्शन और वो एज इट इज आप छाप दें। ठीक है, वो चीज आप नहीं कर रहे होंगे, आपने समझना है उसको। ठीक है, आप सिर्फ हेल्प ले सकते हैं यार क्या हो सकती है। दूसरी चीज आपको यूज हो रही होगी कि रिपोर्ट के फॉर्मेट के अंदर, लेट से आप रिपोर्ट का फॉर्मेट भूल गए, आपको उसके अंदर यूज हो जाएगी, लेकिन आप कंप्लीटली उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। सम टाइम्स बच्चे क्या करते हैं, कंप्लीटली उसके ऊपर रिलाई कर लेते हैं कि यार ये भी चीज मैं देख लूंगा, कायदा खोलकर ये भी चीज देख लूंगा, ये प्रोसीजर देख लूंगा। देखिए, सारी चीजें आप नहीं देख सकते, आपको तैयारी ऐसे करनी है कि सारी चीजें आप बगैर आइजा के करें। आइजा सिर्फ आपके सिर्फ वो है कि सही है यार, ठीक है ओपन बुक एग्जाम है, मैं लेके चला गया। अगर समटाइम्स कहीं बहुत ज्यादा रेयर सर्कमस्टांसेस में फंस जाता हूँ तो वहां मुझे खोलना है, अदरवाइज मुझे खोलना ही नहीं है। और दूसरी बात कि आईकेप जो पेपर बनाता है वो इतना लेंदी होता है कि आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप आइजा खोलें। जहां आप आइजा खोलेंगे वहां आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि यार पेपर की तैयारी ऐसे लेके चलनी है कि आपको आइजा खोलने की जरूरत ही ना पड़े, रिपोर्ट की फॉर्मेट भी आपको पता हो कंप्लीटली। बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में आप कुछ चीज भूल जाते हैं तो वहां आपने हेल्प ले ली। ठीक है, लेकिन आपको रिलाई कंप्लीटली नहीं करना है स्टैंडर्ड्स के ऊपर। ठीक है। एक और सबसे बड़ा मसला बच्चा क्या करता है, ऑडिट फर्म के अंदर इंगेज होते हैं या फिर अपने किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में इंगेज हैं, तो आप क्या करते हैं कि यार नॉर्मली ऑडिट फर्म में ये होता है कि बच्चा जो है किसी ना किसी क्लाइंट पर फंसा हुआ होता है, वहाँ लेट सेटिंग्स चल रही होती है। बच्चा बोलता है यार ठीक है यार, अभी लेट सेटिंग बस क्लाइंट खत्म होने वाला है, हम दूसरा क्लाइंट जैसे ही स्टार्ट होता है तो हम उसमें पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा क्लाइंट स्टार्ट होता है तो फिर अगेन लेट सेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि यार लेट सेटिंग हो रही हो जो भी हो रही हो, एटलीस्ट 1 घंटा आप इस सब्जेक्ट को दे रहे हो, डेली बेसिस पर 1 घंटा एटलीस्ट आप दे दें। ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पर आप पढ़ेंगे, शुरू से लेके चलेंगे, अपना प्लान बनाएंगे, तो आप चीज़ों को अचीव कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होगा, कोई ट्रैक नहीं होगा कि यार मैं किधर खड़ा हुआ हूँ, मैंने कितनी चीज़ें कवर कर ली, तो आप अल्टीमेटली लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि यार शुरू से लेके पढ़ाई को लेकर चलना है। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट चीज सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चा जो है ड्राफ्टिंग सही से नहीं करता। डिस्कस, जैसे कि मैंने ऊपर भी बात करी कि यार इश्यूज को डिस्कस नहीं करेगा। ठीक है, या फिर कंक्लूजन जो होता है वो स्पेसिफिकली नहीं लिखता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बच्चा क्या करता है अक्सर जब रिपोर्टिंग का क्वेश्चन आता है, बच्चा लिख देता है कि यार इधर जो है क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन होगा, या फिर क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन होगा। अब वो बच्चा छोड़ देता है एग्जामिनर के ऊपर कि भाई एग्जामिनर डिसाइड कर ले कि क्वालिफाइड होगा या एडवर्स होगा, वो खुद डिसाइड कर ले, देख ले, जो उसको अच्छा लगे वो चीज ले ले। ऐसा नहीं करना हमें। देखिए, कंक्लूजन स्पेसिफिक लिखें, अगर आपको लगता है क्वालिफाइड तो क्वालिफाइड लिखें, अगर आपको लगता है परवेजिव इफेक्ट है तो आपको बताना है परवेजिव इफेक्ट क्यों है। ठीक है, परवेजिव इफेक्ट के जो रीजन है कि भाई सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या फिर अगर डिस्क्लोजर का मसला है तो फंडामेंटल यूजर के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसलिए मैंने इसको परवेजिव रखा है। ठीक है।
या फिर ये मल्टीपल हेड से पर्टेन करता है। तो इसलिए मैंने इसको परवेजिव रखा है, जिसकी वजह से ये डिस्क्लेमर होगा, या फिर आप अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो आप कहेंगे एडवर्स ओपिनियन होगा। ठीक है, तो आपने देखें डिस्कस करनी है ये बात, उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंक्लूजन दें कि यार एडवर्स है तो एडवर्स बताएं, अगर आपको क्वालिफाइड लग रहा है तो क्वालिफाइड बताएं। ठीक है, और अगर क्वालिफाइड बता रहे हैं, ठीक है, तो आपने बताना है कि यार ये परवेजिव नहीं है। ठीक है, तो आपने ये भी बताना है। तो कंक्लूजन को स्पेसिफिकली मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएं और पेपर को रीड करें और पेपर को लिख रहे हो, तो आप ये समझे कि आपके सामने एग्जामिनर बैठा हुआ है। ठीक है, आप उससे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप ये नहीं समझे कि सिर्फ पेपर में अटेम्प्ट कर रहा हूँ। आपने कोशिश ये करनी है कि मैं अगले बंदे से बात कर रहा हूँ, और बात करते वक्त जैसा बंदा बोलता है ना कि यार मैं बात ऐसी करूं कि सामने वाले को समझ में आए। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग भी आपको ऐसे करनी है कि सामने आपके एग्जामिनर बैठा हुआ है, और आपको ड्राफ्टिंग ऐसे करनी है कि सामने वाले की समझ में आए जब वो बंदा रीड करे। ठीक है, तो ये चीज़ पे हमें काम करना है कि यार अगर मैं इसको सम अप करूं तो यार सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी। ठीक है, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, ये कैसे हमें अंडरस्टैंड कर सकेंगे, जैसे जैसे हम मॉक एग्जाम टेस्ट वगैरह कंडक्ट करेंगे, हम पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उससे ये चीज़ें हमारी कवर हो रही होंगी। ठीक है, हमें जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, हम उसमें ये भी चेक करेंगे कि यार आप सिनेरियो को कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। हमें स्टार्टिंग से लेके चलना है अपने कोर्स को, और स्टार्टिंग से सारी चीजें कवर करनी है। ये नहीं कि हम लास्ट मंथ में आके अपनी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ड्राफ्टिंग पे हमें बहुत ज्यादा काम करने की नीड है। ठीक है, ड्राफ्टिंग अक्सर आईकेप का बच्चा ड्राफ्टिंग में बहुत ज्यादा लैग करता है, तो वो चीज पर हमें काम करना है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। आईकेप क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, देखिए अभी जो लास्ट अटेम्प्ट का पेपर आया था उसके अंदर आईकेप ने जो है ना एफएफआर का बहुत ज्यादा फ्लेवर इंक्लूड कर दिया था। उसमें आईएफआरएस 15 का एक मेजर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में डाल दिया, आईएफआरएस 16 भी डाल दिया था। और बच्चा यही कंफ्यूज था कि यार आईएफआरएस 15 अप्लाई हो रहा है, आईएफआरएस 16 अप्लाई हो रहा है। कितने बच्चों ने मेरे से बाद में मैसेज करके पूछा कि सर ये क्या अप्लाई हो रहा था इसके अंदर। तो देखिए अब एफएफआर की नॉलेज वो एमएसए 1 के लेवल पर ऑडिट को लेके जा रहा है। ठीक है, ताकि जब एमएसए 1 पे बच्चा आए तो बच्चा एक उसका लिंकिंग बन सके कि हाँ यार एडवांस ऑडिट मैंने ये लेवल देखा था, अब एमएसए 1 पे आया हूँ तो कुछ कनेक्टिंग है। ठीक है, तो अब वो एडवांस ऑडिट के अंदर थोड़ा बहुत फ्लेवर जो है एमएसए 1 वाला डालने की कोशिश कर रहा है, एफएफआर की नॉलेज बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा है। तो देखिए अगर आपने एफएफआर पढ़ा हुआ है तो उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें कि यार एफएफआर की चीज़ें क्या है, एफआरएस 15 की समरीज एटलीस्ट रीड कर लें। मीनवाइल जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो मीनवाइल हम ये भी देख रहे होंगे कि यार इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स की क्या ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और उसके हिसाब से हमें क्या प्रोसीजर्स लिखने की जरूरत है, और उस पर हम सोचने का स्टाइल भी हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। हम पहले जब भी प्रोसीजर्स लिखेंगे या रिस्क लिखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कि यार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, उसके हिसाब से रिस्क क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेट्स अगर मैं बोलता हूँ इम्पेयरमेंट का रिस्क है, अगर मैं बोलता हूँ इम्पेयरमेंट का रिस्क है, तो सबसे पहले मुझे क्या समझना होगा कि अगर लेट से मैं बोलता हूँ भाई सेल्स मेरी गिर रही है। ठीक है, मैं बोलता हूँ लास्ट ईयर से मेरी सेल्स कम हो गई, तो अब इम्पेयरमेंट का रिस्क कैसे बनेगा। देखिए इम्पेयरमेंट का रिस्क कैसे बनेगा, इम्पेयरमेंट में क्या दो चीजें होती हैं, एक तो कैरिंग अमाउंट होती है, एक रिकवरेबल अमाउंट होती है। रिकवरेबल अमाउंट अगर कैरिंग अमाउंट से कम हो जाती है तो आप कहते हैं इम्पेयरमेंट आ गई। ठीक है, अब रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें क्या होती हैं, वैल्यू इन यूज होती है। ठीक है, और आगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है। अच्छा जी, वैल्यू इन यूज आपकी कैसे बनती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो से आपकी वैल्यू इन यूज बन रही होती है। और कैश फ्लोज आपके कहाँ से आते हैं, सेल्स से आते हैं। जब आपकी सेल्स कम हो रही है, लेट से कोई कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आ गया, या फिर आपकी प्रोडक्ट को कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया और आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, तो अल्टीमेटली आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कम होगी तो आपकी क्या होगी, वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी। वैल्यू इन यूज कम होगी तो आपकी रिकवरेबल अमाउंट कम होगी, रिकवरेबल अमाउंट कम होगी तो आपकी इंपेयरमेंट आ जाएगी। देखिए ये चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होगी ना, तो आप पर्टिकुलरली लिखेंगे कि यार मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज की रीजनेबलनेस चेक करूंगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या समझने की नीड है कि यार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, देन उसका रिस्क क्या हो सकता है, एंड देन उसके प्रोसीजर्स हम क्या परफॉर्म करेंगे। अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होगी तो हम स्पेसिफिकली प्रोसीजर्स प्रॉपरली लिख रहे होंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे को सोचना ये है कि यार मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक ऑडिटर की तरह सोचूं। ठीक है, जब वो सोचेगा कि यार मैं मैनेजर की सिचुएशन में अगर मुझे डाला गया है तो मुझे मैनेजर की तरह सोचना है, और उसके हिसाब से मुझे एविडेंसेस चेक करना है, तो उस तरीके से अगर सोचेंगे तो हम इजीली पेपर में अच्छी ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद
जैसे कि मैंने बताया, एग्जामिनर जो है वो आपको आइजा के हिसाब से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन में डालता है कि यार प्रैक्टिकल सिचुएशन में लेट से आप फंस गए रिपोर्टिंग के वक्त, लेट से आपको है ना क्या बोलते हैं, एक फेयर वैल्यूएशन रिपोर्ट मिल जाती है और आपस में दो फेयर वैल्यूएशन रिपोर्ट का कॉन्फ्लिक्ट आ गया, देन आप क्या करेंगे? अब अल्टीमेटली आपको दो फेयर वैल्यूएशन रिपोर्ट का अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो आपको प्लानिंग रिवाइज करनी पड़ सकती है, मटीरियलिटी रिवाइज करनी पड़ सकती है, ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, हो सकता है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट हो जाए, आपको विड्रॉ करना पड़े ऑडिट से। तो देखें, आपको समझने की जरूरत है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या और कहाँ का इम्प्लीकेशन उसकी आ सकती है। तो वो सारी चीज़ों पर इंशाल्लाह हम काम करेंगे, जैसे जैसे हम लेक्चर्स कवर करेंगे तो ये सारी चीज़ों पर इंशाल्लाह काम हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर हम इधर आते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी पे। अच्छा जी, जितने भी लेक्चर जो प्रोवाइड करे जाएंगे कॉन्सेप्ट्स के, वो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। ठीक है। बच्चे की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे या फिर लाइव सेशन होगा, क्या होगा? देखिए, कॉन्सेप्ट्स वाले जितनी भी चीज़ें होंगी वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड की जा रही होंगी। लेट से अगर आइजा हम 210 की बात करें, 300 बात करें, तो जितनी भी ऐसे स्टैंडर्ड होंगे, हम सारे जो वो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो रिकॉर्डेड लेक्चर में प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। अच्छा जी, जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे जिसमें मुझे लगेगा यार ये वाली चीज प्रैक्टिस सेशंस में करवाऊं, जिसमें लोगों को बताऊं कि यार बच्चा जो है उस पर काम करे कि यार ड्राफ्टिंग हमें कैसे करनी है। ठीक है, किस तरीके से इसको ड्राफ्ट करना है, किस तरीके से प्रोसीजर्स को ड्राफ्ट करना है, तो उसके लिए हम लाइव प्रैक्टिस सेशंस रख रहे होंगे। ठीक है। फिर इसके अलावा हम क्या बात करेंगे, हम देखेंगे कि यार जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हम 315 की बात कर रहे हैं, रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम गोइंग कंसर्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोशिश हमारी ये होगी कि यार जितने भी जो सिचुएशन, जितनी भी जो आइजा में चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको लिंक करें प्रैक्टिकल ऑडिट के सिनेरियो के साथ। अगर मैंने कोई क्लाइंट पर काम करा हुआ है या जो भी मैंने क्लाइंट देखे हुए हैं, उससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे ऑडिट लाइफ के अंदर ऐसे चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं, और इस पर्टिकुलर वर्किंग पेपर पर आप काम कर रहे होते हैं ये आइजा को लेकर। ठीक है। तो वो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ हम कनेक्ट कर रहे होंगे, चीज़ों को प्रैक्टिकल ऑडिट के साथ कनेक्ट करेंगे, और इंशाल्लाह हर आइजा की आपको समरी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप इजीली रिवीजन कर सकेंगे। लास्ट मोमेंट में अक्सर ये आता है कि बच्चा ये परेशान होता है कि रिवाइज कैसे करे, इतना सारा आइजा में तो चीज़ें पढ़ ली लेकिन रिवाइज कैसे करे, तो उसके लिए समरीज प्रोवाइड की जा रही होंगी। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा क्वेरीज जो होंगी वो आपकी डेली बेसिस पर व्हाट्सएप ग्रुप में रिजॉल्व हो रही होंगी। डेली बेसिस पर इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जो भी क्वेरीज हो, आप मुझे फौरन पूछ सकते हैं कि यार व्हाट्सएप ग्रुप पर कि सर ये चीज़ कैसे होगी, तो इंशाल्लाह वो चीज़ भी रिजॉल्व हो रही होगी, और इंशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली आंसर कर देता हूँ। कितने बच्चों ने मेरे से पूछा था, अगर आप ग्रुप भी देखें, हमने जो ग्रुप बनाया था लास्ट वाला, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं, क्या टाइमली बेसिस पर जितनी भी जो चीज़ें थी वो मैं टाइमली बेसिस पर आंसर कर रहा था। अगर आप ये ग्रुप देखें ऊपर, यार स्क्रीन पता नहीं आ नहीं रही, तो टाइमली बेसिस पर आपको इंशाल्लाह जो ग्रुप पर जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सारी की सारी आपको आंसर हो रही होंगी। ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके अलावा इंशाल्लाह टेस्ट हम ले रहे होंगे, टेस्ट को मैं खुद चेक कराऊंगा डायरेक्टली, ऐसा नहीं होगा कि यार कोई असिस्टेंट चेक कर रहा है या फिर वो आपको आंसर कर रहा है क्वेरीज का, तो ऐसा नहीं होगा। मैं खुद डायरेक्टली आपको आंसर भी करूंगा, खुद डायरेक्टली टेस्ट भी चेक करूंगा, और आपको बता रहा हूँ किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप मिस्टेक कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया पर इंशाल्लाह हम काम करेंगे, और आपको मैं एडवाइस करूंगा कि भाई इस ये आपकी वीकनेस है और इस पर आपको काम करने की नीड है, ये एरिया आपको इम्प्रूव करने की नीड है, तो इंशाल्लाह हम वो पर्टिकुलर एरिया पर काम करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, फिर लास्ट चीज हम थोड़ा सा प्लान को देख लेते हैं। प्लान हमारा जो है लेक्चर प्लान, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। लेक्चर प्लान मैंने पूरा आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लेके चलेंगे रिस्क वाले क्वेश्चन को, रिस्क एंड प्रोसीजर वाले क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, रिस्क एंड उसके उसके लिए हम तैयारी करेंगे। उसके लिए पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि रिस्क एंड प्रोसीजर वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है चीज़ों की। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप उसके प्रोसीजर और रिस्क अच्छे से ड्राफ्ट कर सकेंगे। तो हम पहले तो स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए कि यार आपको पुरानी चीज़ें रिफ्रेश हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आइजर 200 से स्टार्ट करेंगे कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिर प्लानिंग कैसे करते हैं, और रिस्क के क्वेश्चन को असेस कैसे करना है, हमें किस तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। तो वो सारी चीज़ें आइजर 315 में हम देख रहे होंगे। ठीक है। फिर इसके बाद
प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखेंगे कि यार किस तरीके से हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग करनी है। फिर साथ ही साथ हम फ्रॉड भी देख करेंगे, ठीक है, इस ग्रेड के अंदर। जबकि ये ग्रेड जो है, ये जो फ्रॉड है, ये आपकी ग्रेड 1 से पर्टेन करता है, प्लानिंग से पर्टेन करता है, लेकिन फिर भी हम ये सारी चीजें साथ साथ देख रहे होंगे रिस्क एंड प्रोसीजर्स के क्वेश्चन के साथ, ताकि फ्रॉड के अगर कोई रिस्क है या प्रोसीजर है तो हमें इस आइडिया से मिल रहे हों, ठीक है। फिर मटीरियलिटी हम देखेंगे, रिस्पॉन्सेज टू ऑडिट रिस्क के प्रोसीजर किस तरीके से हमें रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। ऑडिट एविडेंस में क्या क्या प्रोसीजर हम कर रहे होंगे, इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट होगा तो उसके अंदर क्या प्रोसीजर हमें करना है, उसके क्या रिस्क होंगे, वो चीज़ों को समझने की नीड है। फिर अगेन हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर रिलेटेड पार्टीज पर हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटेड पार्टीज अगर लेट्स से रिलेटेड पार्टी आ जाती है रिस्क एंड प्रोसीजर के क्वेश्चन में, तो उसके क्या रिस्क होंगे, उसके क्या प्रोसीजर होंगे, ठीक है। गोइंग कंसर्न के क्या रिस्क हो सकते हैं, गोइंग कंसर्न के क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एस्टिमेट्स या ऐसी कोई चीज इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी। लेट्स से प्रोविजन आपको बनाना है, ये ईसीएल है, तो जहां एस्टिमेशन इन्वॉल्व है तो उसके अंदर क्या चीजें, क्या प्रोसीजर्स आप परफॉर्म कर रहे होंगे। लॉज एंड रेगुलेशंस की अगर कोई इम्प्लीकेशन है तो उसमें क्या रिस्क होंगे, उसके क्या प्रोसीजर होंगे, वो देखेंगे। अगर ग्रुप एफएस है तो ग्रुप एफएस के क्या रिस्क होंगे, क्या प्रोसीजर होंगे। इंटरनल ऑडिट है या एक्सपर्ट्स है तो एक्सपर्ट्स के अंदर क्या प्रोसीजर होंगे। और इसके बाद हम प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है, डिटेल के अंदर। रिपोर्टिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। रिपोर्टिंग में सब्सिक्वेंट इवेंट देखेंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट देखें, पता चलेगा कि सब्सिक्वेंट इवेंट अगर कुछ हुआ है तो उसका रिपोर्टिंग पर क्या इम्प्लीकेशन होगा, ठीक है। सांसों की सीरीज कंप्लीटली रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसकी इम्प्लीकेशन रिपोर्ट पर आ सकती है। लेट्स से सब्सिक्वेंट इवेंट है या फिर गोइंग कंसर्न है, ठीक है, गोइंग कंसर्न में भी आपकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आ जाती है, सब्सिक्वेंट इवेंट के अंदर भी आपकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आ जाती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को भी हम देख रहे होंगे, ठीक है। फिर मॉडिफिकेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, क्वालिफाइड एडवर्ड सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, कैम यूएम सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन इंशाल्लाह भरपूर होंगे, और इसके अलावा भी अगर हमें नीड लगेगी तो वो भी हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। फिर छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वो मैंने बाद में रखे हैं ताकि शुरू के अंदर हम उस एरिया पे पर्टिकुलरली फोकस करें जो कि मेजर एरिया है। देन हम छोटे छोटे स्मॉल स्टैंडर्ड्स को फोकस करें जो कि एग्जाम में ज़्यादा टेस्ट भी नहीं होते, और उसको हम कम ड्यूरेशन में इंशाल्लाह सारी चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं स्पेशलाइज एरिया, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 पे हमें पर्टिकुलरली ज्यादा काम करना है, क्योंकि वॉल्यूम 2 का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम 2 का एक लाजमी सवाल बनता है, तो उस पर इंशाल्लाह हर क्वेश्चन, हर स्टैंडर्ड के बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन उसका कर रहे होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल एथिक्स पर। तो एथिक्स के लिए मैंने 10 घंटे रखे, इंशाल्लाह हम उसको सारी चीजें कवर कर लेंगे। और एक एक घंटा मैंने रखा आई एस के लिए और ISKM 2 के लिए, ठीक है। तो सारी चीजें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। अगर हम उसकी समरी देखें तो कॉन्सेप्ट्स के लिए जो मैंने रखे हुए हैं, सॉरी ये मैंने वाइस वर्सा कर दिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने रखे हुए हैं 51.5 आवर्स, और ये रखे हैं मैंने 29.5 आवर्स प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए ऑलमोस्ट 51 आवर्स कॉन्सेप्ट्स के, और प्रैक्टिस के लिए ऑलमोस्ट 29.5 आवर्स मैंने रखे हुए हैं। तो प्रैक्टिस भी भरपूर होगी इंशाल्लाह, कॉन्सेप्ट भी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें जो प्लान करा गया है वो ये देखते हुए प्लान करा गया कि यार जो नॉर्मली फर्म का बच्चा होता है, जो क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं साथ साथ आर्टिकलशिप चल रही है और इसके अलावा आपको पढ़ाई भी करनी है, और डेफिनेटली जब कोई बच्चा ऑडिट देता है तो ऑडिट सिर्फ अकेला सब्जेक्ट नहीं होता, इसके साथ वो कुछ ना कुछ और भी दे रहा होता है। तो FFR दे रहा होगा या फिर BFD दे रहा होगा, तो कुछ ना कुछ वो दे रहा होता है, ठीक है। तो हमें वो भी कंसिडर करना है कि यार अगर आप कोई और सब्जेक्ट भी दे रहे हैं तो उसके हिसाब से डेफिनेटली FFR पढ़े तो FFR पे ज्यादा टाइम दे रहे होंगे, BFD पढ़े तो BFD पे ज्यादा टाइम देंगे। तो ऑडिट को इस तरीके से डिजाइन मैंने करा है कि यार कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपकी चीजें कवर हो रही हो, लेकिन कोई चीज हम लैक नहीं करें, ठीक है। सफिशिएंट हर चीज सफिशिएंट हो, ये ना हो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम कम कर रहे हो या फिर कॉन्सेप्ट में कम कर रहे हो। तो इस तरीके से डिजाइन करा के क्या गया है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे और प्रैक्टिस सेशंस भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली है। होपफुली कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, चैट बॉक्स में आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेहतरीन इंट्रोडक्शन रहा। एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल द हार्ड वर्क जो आपने जो है क्या कहते हैं अभी तक स्टूडेंट्स के लिए किया है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी यही मैसेज है कि यार इसको प्लान को देखें, एंड काफ़ी इसमें बातें हुई हैं। बाकी सर अवेलेबल रहेंगे, ग्रुप हम ओपन कर देंगे, बाकी कोई भी क्वेरी हो तो हम इंशाल्लाह ग्रुप के थ्रू एंटरटेन कर लेंगे, ठीक है सर। अच्छा, एक चीज, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये प्लान वगैरह बनाया हुआ है, अगर उनको ये प्लान चाहिए तो वो प्लान। बिल्कुल सही है, इनको हम ग्रुप में ही शेयर कर देते हैं इंशाल्लाह ना।
ठीक हो जी। अच्छा जी, हमारा असल में का सेशन शुरू होने वाला है, तो हम MSA 2 का सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। वॉल्यूम 3 जो है वो भी कोर्स के अंदर है, लेकिन वॉल्यूम 3 जो है वो सिर्फ क्वालिटी पे बात करता है, वो ज़्यादा इतना ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है उसकी। ठीक है, लेकिन वो भी एरिया हम कवर कर रहे होंगे, लेकिन वो बहुत बेसिक लेवल पर है, इतना ज़्यादा उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वॉल्यूम 3 डेफिनेटली वो भी पार्ट है सिलेबस का। ठीक है। सर फिर हम इसको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कर लेते हैं, असल में हमारे MSA 2 के स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, तो इसको हम यहीं तक ठीक है, रखते हैं। डन है। ठीक है, चलें, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ठीक मच है, सर। किसी को भी क्वेरी हो वो पूछ सकता है व्हाट्सएप बिल्कुल, ग्रुप पर। ग्रुप का लिंक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे। एंड बाकी जो है सर माशाल्लाह ग्रुप पे बड़े एक्टिव हैं, हम ग्रुप ओपन भी कर देंगे, तो इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज को बाकी फिर वहाँ पे एंटरटेन करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर जो है ना क्या ठीक कहते है, हैं। डन है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफिज़।